जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग पॉलिटी का 100 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो बिहार पुलिस में पूछे हुए प्रश्न हैं और कुछ इसमें आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे जो बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का विस्तृत कौन कर सकता है। केंद्र सरकार केंद्र सूची के यानी संघ सूची उसको बोलते हैं कि विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, तो यह कर सकता है संसद कर सकता है। और संसद अनुच्छेद कितना में है? तो 79 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। यह बिहार पुलिस 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए आपको हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं, तो यह आप जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, और अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इसी में घुमा दिया कि अगर उच्च न्यायालय की जगह पर अगर सर्वोच्च न्यायालय कर दे, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद आपका 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। 214 में क्या है? तो हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, आप लोग जानते हैं। अब इसमें कह रहा है कि उसके सिद्धांत नहीं है, शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। यह आपका सिद्धांत नहीं है। बाद बाकी इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। राष्ट्रपति पुनः परमाणु की परीक्षण कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये तीनों सही है, लेकिन ये आपका मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। तो यह आपका स्थगित कर दिया गया है या 2026 तक, यानी कहने का मतलब जो लोकसभा का जो सीट है वह 2026 तक तथागत रहेगी या यथागत रहेगी, जितना है उतना ही रहेगी। ठीक है, तो ये 2026 71वां संविधान 71वां जनगणना के तहत, मतलब हाँ 71वीं जनगणना 1971 के जनगणना में जो हुआ था उसी के तहत यह परिसीमन लागू किया गया था। ठीक है, 1971। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान दी है। तो अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान दी है। यह भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 25वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, उसमें से आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात लगता है, उसमें कौन सा आपका मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकता है? तो यह आप जानते हैं जीवन जीने का अधिकार या किसी भी मतलब इसका सुरक्षा किया जाएगा। इसका जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। आपको जान माल मतलब यार इतना याद रखिए कि जान माल की रक्षा की जाती है, आपातकाल हो या कुछ भी हो। ठीक है, बाद बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, ये सब खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है। अब देखिए इसमें से प्रस्ताव दिया हुआ है, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है। उसी तरह अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक आता है वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही अनुमोदित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है।
तो जो विधान परिषद है, विधान परिषद 6 राज्यों में है, ये भी बात याद रखिएगा। विधान परिषद अभी 6 राज्यों में ही है, ठीक है। तो इसकी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी न्यूनतम संख्या 40 तक हो सकती है। न्यूनतम संख्या विधान परिषद की 40 हो सकती है, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर इसका अपवाद में था 36 था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया है? अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये भी आपका बिहार पुलिस 2021 में फर्स्ट में पूछा हुआ है। तो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग जब लागू हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, तो उसकी सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी आपका 318। कितना थी? 318। अगला प्रश्न है, अभी बिहार विधानसभा के कितना है? 243। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन करता है? ठीक है, ये 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन करेगा? तो इसके कार्य को करता है कि सदन का जो वरिष्ठ सदस्य होता है वही करता है, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो सदन के जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे वही करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संयुक्त जो अधिवेशन है वो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो जब 1961 में पहली बार दहेज निरोध विधेयक के लिए बुलाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य यानी बीच मतभेद हो जाएगा, तो उसका मामले का निर्णय कौन करेगा? रिजल्ट कौन सुनाएगा कि कौन गलत है कौन सही है? तो यह सुनाता है बहुमत से आयोग स्वयं। तो ये क्या होगा? इसमें बहुमत कर लिया जाएगा कि कौन किसके पक्ष में ज्यादा है, ठीक है। तो बहुमत से आयोग स्वयं कर लेता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सभापति तथा उप सभापति का पद अगर रिक्त होगा तो कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? जब सभापति और उप सभापति दोनों का स्थान रिक्त होगा तो यह करेंगे आपका राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का करेंगे, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का जो भी व्यक्ति होगा वही करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह आपका 2 वर्ष का होता है, ठीक है। प्राक्कलन लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति 2 होता है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति में आपका 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, 22 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है। और इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लेकिन जो लोक लेखा समिति होते हैं उसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अभी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है गिरीश वापट, ठीक है, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दुर्व्यापार को निषेध करता है या निषिद्ध करता है? तो यह आपका करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है? तो यह अशोक मेहता समिति ने किया था, और अशोक मेहता समिति, और इसमें एक थे बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज को सुझाव दिए थे, और अशोक मेहता द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए इन्होंने सिफारिश किया था। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति किए थे, इनसे 20 साल बाद 1977 में ये किए थे अशोक मेहता समिति, 1977, याद रखिएगा 1977 में किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित किसने किया है? तो यह किए हैं आइवर जेनिक्स ने किए हैं, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम जो अधिवेशन जो हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो यह हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है 2021 में ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में तो आपको महाभियोग लगाया जाता है, उसके न्यायाधीशों पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और यहाँ उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में कौन शामिल होंगे, तो यह होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित माने लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के आपको बताना है कि उप प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे, ये भी बात याद रखिए, प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। और 2004 तक उप प्रधानमंत्री का पद चला, क्योंकि इसका संविधान में कोई चर्चा है नहीं, इसलिए इसको खत्म कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। अब देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद पहले ही बता दिए 110 के 1 में आपका क्या है, धन विधेयक है। ठीक है, इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और धन विधेयक को लागू करने के लिए अगर मान लीजिए कि राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा 14 दिन तक मानने के लिए, इसको रोकने के लिए बाध्य है, उसके बाद अपने आप पास हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था यह हुआ था 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। और भारत आजाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया समान है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की, इसमें क्या करेंगे, दोनों सदनों के बहुमत से पास करके यहाँ राज्यपाल कर देंगे। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नहीं तो राष्ट्रपति करेंगे। अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के मध्य विपित्रों के, सॉरी इसको क्लियर कर दिया जाए, यहाँ क्या राज्य चुनाव आयुक्त है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है उच्च न्यायालय के क्या होता है, इसमें उच्च न्यायालय में आपको जब दोनों सदनों में जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी राष्ट्रपति ही हटाएंगे। ठीक है, राज्यपाल नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के विवरण साइबर कानून के किस सूची में आते हैं। यानी संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के विवरण साइबर कानून, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइबर जो कानून है यह किस सूची में आते हैं, साइबर, तो यह आपका समवर्ती सूची में आते हैं, क्योंकि राज्य और संघ दोनों के मामलों के बीच का यह है, तो इसलिए समवर्ती सूची में। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है, संघ सूची में 100 विषय है। ठीक है, और राज्य सूची में 61 विषय है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया। यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको बताना है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें हम भी एग्जाम दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना करना और प्रशासन करने का अधिकार है, तो यह आपका अनुच्छेद 30 के 1 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे देता है या किसे घोषित करता है। तो लोकसभा का स्पीकर जो होगा अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को करता है। किसको, उपाध्यक्ष को करता है, उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए सिफारिश किया था। तो अभी मूल कर्तव्य जो है 11 है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया, और यह मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है, चलिए जो 51 के क में है आपका
और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो चुनाव सुधार से संबंधित आपका नहीं है, तो यह इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए दिनेश गोस्वामी समिति है, तारकुंडे समिति है, और देख लेते हैं आपका वाई के अलग समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति भी चुनाव सुधार से है, लेकिन वाई के अलग समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान का आवंटन से संबंधित है? तो ये इसका जो आपका सही हो जाएगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और पांचवी अनुसूची में एससी एसटी का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना को जो लिया गया है यह आपका ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जब अगर भाषा कह देगा तो आपका प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो आपका अमेरिका से होगा, और प्रस्तावना जो है ना यह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ सीधे कह रहा है कि प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति कितना है? तो बिहार विधानसभा के सत्र के बैठक के लिए गणपूर्ति जो होता है वह आपका सभी जगह एक ही समान है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 वह भाग जो होता है 1/10 से अधिक, जो भी अधिक हो जाए, यानी कोरम का 1/10 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो पुंछी आयोग जो 2007 में जो आया था, ठीक है, तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग का जो संबंध है यह चुनाव सुधार से है। किससे है? सॉरी, पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, केंद्र राज्य संबंध से है। पुंछी आयोग का जो है संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, ठीक है, अमेरिका का है। और सबसे बड़ा जो है यह भारत का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है यह संविधान संशोधन से है, संविधान संशोधन से। और यह भारत में किस देश ने भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? तो साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। और देश में आपातकाल जो लागू होता है यह जर्मनी के वेइमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति भी वहीं से जर्मनी से ही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता आपको बताना है कौन नहीं है। अब देखिए, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, क्या है? यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो भारत का अनुच्छेद 56 का जो संबंध है यह किससे है? तो यह आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो होता है वह 54 के तहत होता है, निर्वाचन 54 के तहत होता है। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 352 से लेकर 360 तक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति का जो अधिकार जो प्रदत्त है ना वह संविधान के अनुच्छेद 19 में है, संविधान का अनुच्छेद 19 में है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए, और निजता का अधिकार ये 21 के कम में ही रखा गया है, ये भी बात याद रखिएगा। निजता का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के ए में ही शामिल कर लिया गया है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शून्यकाल, ठीक है। और शून्यकाल भारत की ही देन है, और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी शून्यकाल की, ठीक है। वर्तमान में शून्यकाल का समय 1 बजे से लेकर 2 बजे हो गया है, 1 बजे से लेकर 2 बजे PM तक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह आपका 40 है। भारत में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की यानी लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बात याद रखिएगा, कुल संसदीय पूछ देगा तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यह आपका 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 40 है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, ठीक है, 75, और 243 विधानसभा का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो रिट जारी की जाती है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा रिट जारी किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत या करता है 226 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है?
तो चुनाव प्रणाली जो है अनुच्छेद कितना में है, तो ये आपको बताना है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रस्तुत की जा सकती है। तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका राज्य सूची पर हो जाएगा। यह करते हैं अनुच्छेद आर्टिकल आपका 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। और वहीं आपका पूछ दे कि राष्ट्रपति, तो 123 के तहत आपको अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह शामिल नहीं है। आपका हड़ताल करने का अधिकार इसमें, वो स्वतंत्रता का अधिकार में जो 1922 में है, वो हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। लेकिन मौन रहने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी का अधिकार है। जो आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार, आप सरकारी गतिविधियों के बारे में आप लिखित भी मांग सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि आप जो भी आपका जो उसमें आप निर्णय लीजिएगा उसको पॉकेट में रख लीजिए, निर्णय दीजिए नहीं। ठीक है। तो यह किए थे ज्ञानी जैल सिंह किए थे। कौन किए थे? ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो 6 में किन किन, अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो यह किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे। तो मूल भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी। तो यह 22 था, 22 भाग है। ठीक है। अभी उपभाग मिलाकर अभी 24-25 हो गया है। ठीक है। और 448 से अधिक अनुच्छेद हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो वोट देने का अधिकार जो है आपका यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। तो वोट देने का अधिकार यानी वयस्क मताधिकार, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वोट देने का अधिकार या वयस्क मताधिकार जो है, मताधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आपका अनुच्छेद 326 में है। और निर्वाचन मत जो होता है चुनाव, यह 324 में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का इस्तीफा कौन लेते हैं या कौन अपना इस्तीफा किसको सौंपता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 312 के तहत, जैसे मतलब लोकसभा आयोग है तो 315 के हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया का संबंध किससे है। तो महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया का संबंध किससे है। तो यह किया गया संसद और विधानसभा दोनों में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो राज्य का समूचा जो प्रशासन होता है वह चलता है राज्यपाल के नाम से। ठीक है। लेकिन पूरा मतलब मेन तो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। या फायरमैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निर्णायक मत होता है। तो निर्णायक मत उसे कहते हैं जब दोनों पक्ष सहमत यानी टाई हो जाए तो उसे निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। यह कथन जो है आपका महात्मा गांधी का है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन महात्मा गांधी का है, जो 2017 में बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया वह आपका 2009 में किया गया और 2010 से यह सर्व शिक्षा अभियान जो लागू हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आपको लागू बताना है कि कौन नहीं है। तो पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो और आयु 35 वर्ष हो। तब पढ़ा लिखा होना यह जरूरी नहीं है। भारत यही है एक ऐसा देश है जहाँ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाते हैं वह दिलाते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की जो हुई रिक्ति को भरने में की समय सीमा कितनी है। तो इसकी जो सीमा है वह आपका 6 माह है। 6 माह के भीतर उनके रिक्त को भरा जा सकता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है? तो यह है नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के ऐसे व्यक्ति हुए जो आप या मतलब निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, उससे पहले यह लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यक्त कर सकता है? जो आकस्मिक निधि जो है यह अनुच्छेद 267 में है निहित। ठीक है, जो संचित निधि 266 में, आकस्मिक 267 में है। तो इसको राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है, इसमें से खर्च कैसे कर सकता है? तो इसको खर्च करने के लिए है कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व ही इसमें से निधि को व्यय कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है यह क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित है। ठीक है, संविधान के द्वारा ही पद को बनाया गया है, सृजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा या नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है, यह आपका प्रस्तावना के रूप में हुआ है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है और पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद यह भी 48-49 में ही आता है। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? तो द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो यह आपका किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो द्वैध शासन का प्रावधान अनुच्छेद 19 के एक्ट में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था? तो भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला था आपका आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो यह लगा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, यानी कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, इसमें से ऑप्शन नंबर में क्या होना चाहिए? तो आपका विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, इससे भी मतलब नहीं है। लेकिन स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, तो अगर कर चुका है तो यह भारत का नागरिक नहीं होगा। दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो वह भारत का नागरिकता उसको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो इसमें जो कह रहा है गुप्त मतदान है, एकल संक्रमणीय मत है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, सही है, लेकिन सभी मतों का समान मूल्य है, यह इसका प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्य और केंद्रों के बीच वितरित हो जाता है? तो अब देखिए इसमें से कौन सा केंद्र के द्वारा लगाया जाता है? अब इसमें कहने का मतलब कर का ही बात किया जा रहा है, मतलब टैक्स, और एकत्र भी किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच वितरित हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो यह हो जाएगा कृषि आय को छोड़कर अन्य आय जो होता है ना, यह केंद्र के द्वारा ही लगाया जाता है और दोनों में वितरित हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 71 का हो जाएगा डी, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का जो बंटवारा किया गया है यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के आधार पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के आधार पर ही किया गया है। और केंद्र राज्य संबंधी जो लिया गया है और कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में बताता है, विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो अब बताना है कि आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ राज्यों के बीच विधायी के बारे में बताता है? तो भाग 11 और अध्याय 1 का बी, भाग 11 और अध्याय 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। ठीक है, तो भाग 11 और अध्याय 1 जो है यह संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? अब बताना है आपको। अब देखिए सरकारी आयोग
जो 1983 में इसका स्थापना हुआ था सरकारी आयोग, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है। राजमनार समिति इसका भी है, ठीक है, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति या चुनाव सुधार समिति से है, और पुंछे योग राज्य संघ संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, तो लेकिन इसका इंद्रजीत गुप्ता समिति जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो सरकारी आयोग जो गठित हुआ था यह किसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था, तो यह केंद्र राज्य संबंध के बीच में, केंद्र राज्य संबंध के बीच में करने के लिए किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को जानने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है, तो सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित कौन नहीं था इसमें से, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, यह उसके बारे में नहीं लिखा गया था उसमें। अगला प्रश्न है कि संसदीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संसदीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त कैसे है, तो यह आपका संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, तो संसदीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व संसद के दोनों क्षेत्रों में प्राप्त है। और संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन का चक्र माना जाता है, तो संविधान के संतुलन का जो चक्र है वह न्यायपालिका है। यही अगर बिगड़ता है तो न्यायपालिका क्या करता है, फटकार लगाता है, ठीक है। तो संविधान का संतुलन का चक्र न्यायपालिका को माना गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी अध्यक्ष होगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकल कार्यपालिका। तो इसका जो यही आपका प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, तो निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। और भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसने कहा था, तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है यह कहा था केसी व्हीलर ने, किसने, केसी व्हीलर ने कहा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का कारण यह था कि वह इस देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित होता है, अब बताना है कि आपका भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित क्या क्या होता है, तो भारत एक गणतंत्र है, इसमें जो अंतर्निहित होता है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित भी होता है, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।